तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं प्रैक्टिस सेशन 3, ठीक है, प्रैक्टिस सेशन 3 की बात हम लोग यहाँ से करते हैं। भाई जो भी लोग हैं वो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ, मित्रों के साथ, ठीक है। और बात करते हैं आज जो है ये मैकेनिक्स मैं आपका यहाँ पर कंप्लीट अप कर दूंगा, ठीक है। लगभग 29-30 सवाल के आस 29-30 नहीं, लगभग 25-26 सवाल है, इनको आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और तभी हम लोग की क्लास जो है वो एंड अप होगी, वाइंड अप करेंगे। In order to study the dynamic response of a body, in order to study the dynamic response of the body, it's important to locate the body, ठीक है, it's important to locate the body। मतलब आपके पास क्या है सर, आपके पास बेसिकली जब भी डायनामिक की कंडीशन की बात होगी, ठीक है, जब भी डायनामिक की कंडीशन की बात होगी तो बॉडी को लोकेट करना होगा, तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है, कलर, इमिसिबिलिटी, सेंटर ऑफ मास, या फिर नोटा, या फिर नोटा। तो भाई अगर हम आप लोगों से यहां से मैं बोल दूं कि यहां से क्या चीज इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आपको पता है कि सर कोई डायनामिक बॉडी हो या स्टैटिक बॉडी हो, सर वहां पर हमारे पास क्या होता है, वेट जो है, हमारा वेट जो है वो कहां पर एक्ट करता है सर, वेट एक्ट करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। कहां पर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। और सर हमारे पास जो मास होता है वो कहां पर एक्ट करता है, मास एक्ट करता है सेंटर ऑफ मास पर। मास हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ मास पर। ये दोनों पॉइंट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन हम जो स्टडी करते हैं, हम लोग जो पढ़ाई करते हैं, वो हम लोग क्या मान के करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है, बॉडी जो है वो हमारी कैसी है, वो हमारी बॉडी जो है वो किस तरीके की है, वो स्मॉल बॉडी है। और स्मॉल बॉडी में ग्रेविटी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी में सीओजी में और सीओएम में बहुत ज्यादा डिफरेंस हम लोग नहीं कर पाते हैं, सो दैट हम यहां पर क्या कर लेते हैं कि हम लोग क्या बोलते हैं कि सर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ बॉडी एक ही पॉइंट पर है, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि सीओजी और एमओआई में हम लोग पढ़ते हैं, सीओजी एमओआई आपके सिलेबस में नहीं, बट कहीं कहीं पर एक दो क्वेश्चन पूछे गए, तो दैट्स व्हाई मैंने उनको क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको कवर कर दूंगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या करेक्ट हो जाएगा, आपके पास भाई कलर कैसा भी हो, इमिसिबिलिटी कैसी भी हो, इनसे फर्क नहीं पड़ता, आपके पास क्या है, सेंटर ऑफ मास कैसा है, सेंटर ऑफ मास जो है वो आपके पास कहां पर है, उस पॉइंट से लोकेशन के लिए, उस पॉइंट से आपके पास क्या है भाई, फर्क आपके पास पड़ेगा। और यही आपके पास क्या है, इसी किसी बॉडी को लोकेट करने के लिए सेंटर ऑफ मास क्या है आपके पास, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, आपसे कह रहा है द कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट लीनियर इंपल्स अलोंग इन एनी डायरेक्शन इज इक्वल्स टू। यहां पर बोला है कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट लीनियर इंपल्स, component of the resultant linear impulse along any direction is equal to, ये जीरो हो जाएगा। change in the component of momentum in the direction, ठीक है, change in the component of momentum in opposite direction, या फिर नोटा। ये क्या यहां पर करेक्ट आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपसे पूछा है किसके बारे में, कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट लीनियर इंपल्स, किसके बारे में, कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट लीनियर इंपल्स के बारे में। तो यहां से अगर आप बात करोगे तो यहां पर आपके पास क्या, यहां पर आपके पास जो है, ठीक है, यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, आप क्या पढ़ते हो सर, एफ, आपके पास अगर इंपल्स निकालना है आपको, क्या इंपल्स के लिए क्या पढ़ते हो, इंपल्स पढ़ते हो आपके सर एफ इंटू डी टी, एफ इंटू डी टी। अब f क्या होता है, व्हाट इज द f, f आपके पास क्या सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ आपके पास क्या सर, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अब ये मोमेंटम आपके पास जो है वो सेम डायरेक्शन के अंदर होगा, या सॉरी, या फिर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये आपके पास क्या है भाई, आपके पास सेम डायरेक्शन के अंदर होगा, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा, तो इंपल्स कैसा हो जाएगा, इंपल्स नेगेटिव हो जाएगा। ये कल भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन था कुछ, तो मैंने डिस्कस किया था, ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम डेट इंक्रीज होगा क्या, अगर देखो भाई, अगर मेरी थ्योरी के हिसाब से समझोगे, मतलब जो फैक्टर्स मैं देख रहा हूँ उनके हिसाब से, तो एग्जाम डेट आपके पास होनी चाहिए, शायद आपकी 28 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की, और 21 जून से पेपर दिया है, ठीक है। अब स्कूटनी भी होगी आपकी 28 के बाद, फॉर्म की क्या स्कूटनी भी होगी कि कौन कितने फॉर्म सही हैं, कितने फॉर्म गलत हैं, ठीक है, कुछ रिजेक्ट भी होंगे फॉर्म। तो अब उसमें क्या है, उसमें टाइम भी जाएगा, और कम से कम देखो ऑल ओवर इंडिया के बच्चे फॉर्म भरेंगे, ऑल ओवर इंडिया अगर कम नहीं भरते हैं तो वो जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, चाहे यूपी हो गया, चाहे आपका दिल्ली हो गया, ठीक है, तो इन यहाँ के आसपास के बच्चे, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ के बच्चे फॉर्म जरूर भरेंगे, ठीक है। अब
फॉर्म भरेंगे तो उतना ट्रेवलिंग टाइम भी हो, कम से कम 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आए तो 10 दिन आपके पास मिनिमम से मिनिमम मान लो कि 11-12 तक आपका एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए, ठीक है। मतलब एटलीस्ट सिटी इंटीमेट हो जानी चाहिए कि आपके पास इस जगह पर आपका पेपर है, ठीक। तो आप अगर खुद से सोचो, लॉजिकली थोड़ा सा सोचो कि 10 दिन में ये सारा काम क्या कर लेगी, कोई गवर्नमेंट बॉडी कर लेगी, उसके बीच में छुट्टियां भी पड़ेंगी, उसके बीच में क्या हो, छुट्टियां भी पड़ेंगी। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कम से कम, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि सितंबर में जैसा आपको पता है कि आचार संहिता लग जाएगी, बिहार में इलेक्शन है अक्टूबर में, तो मुझे जहां तक लग रहा है कि 10 से 15 दिन पेपर आपका एक्सटेंड हो सकता है, मतलब कि 15 जुलाई से पहले जो है वो आपका पेपर क्या है, हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या है, डीलम्बर्ट प्रिंसिपल इज अ स्टेट ऑफ अ रिजिड बॉडी। अच्छा कुछ क्वेश्चन पढ़ो ही मत, यहां पर आपके पास डीलम्बर्ट प्रिंसिपल के लिए मैंने तुमको कल एक चीज बताई थी, ये बेसिकली क्या होता है, ये अगर आप लोगों से बात करें कि कोई भी आपके पास क्या कोई डायनामिक प्रॉब्लम है, उसको एज अ स्टैटिक प्रॉब्लम बनाकर सॉल्व करने के लिए, एज अ स्टैटिक प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं किसको, डीलम्बर्ट प्रिंसिपल को यूज करते हैं। तो डीलम्बर्ट प्रिंसिपल स्टेट दैट if a rigid body is acted upon a system of a forces, the system of forces may be reduced to a single resultant force whose अब यहां पर बताना है क्या सर, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन या तीनों, ठीक है, मे बी फाउंड बाय द मेथड ऑफ द ग्राफिक स्टैटिक्स। तो आपको पता है कि सर डायनामिक की प्रॉब्लम को स्टैटिक में बनाने के लिए, तो यहां पर किस चीज को सर, यहां पर मैग्नीट्यूड भी देखते हैं, डायरेक्शन भी और लाइन ऑफ एक्शन भी। मतलब जैसे कोई भी कंपोनेंट है, ये आपके पास मूविंग कंडीशन के अंदर बात कर रहा है, ठीक है, मूविंग कंडीशन के अंदर है, तो यहां पर अगर ये मूविंग कंडीशन के अंदर है, तो अब यहां पर अगर आपको ये लेट सपोज इस पर कोई फोर्स F लगा है, तो अगर इसको बैलेंस आउट करना है, इसको बनाना है, तो हम लोग इस पर क्या कर देते हैं, एक इमेजिनरी फोर्स लगा देते हैं, एक इमेजिनरी फोर्स हम लोग क्या कर लेते हैं, लगा देते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, ये किसकी हेल्प से लगाते हैं, ये किस कंडीशन की हेल्प से लगता है, ये डीलम्बर्ट प्रिंसिपल की कंडीशन की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लगा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ u and v are initial and final velocities of the body having the indirect impact on a fixed plane and alpha and theta are the angle of the impact, ठीक है, alpha and theta are angle of alpha and theta with angle of impact made by the initial and the final velocities, and if e is a coefficient of restitution, e क्या है बेटा, यहां पर coefficient of restitution है, then Newton's law of collision, then the Newton's law of collision which holds good for the impact। तो यहां पर आपसे पूछा है, देखो फाइनल के लिए और इनिशियल के लिए, देखो यहां से अगर आप लोगों से बात करें, बोल दिया है कि कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पर स्ट्राइक किया लेट सपोज u वेलोसिटी से, ये यहां से चला गया, ये आपके पास किस वेलोसिटी से, ये v वेलोसिटी से, ठीक है, v वेलोसिटी से। तो अब यहां पर अगर आपसे बात किया, ये कुछ एंगल क्या है, ये वाला एंगल अगर अल्फा है, ये वाला एंगल आपके पास थीटा है, ठीक, ये एंगल थीटा है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालने के लिए आपको क्या होता है, आफ्टर इंपैक्ट एंड बिफोर इंपैक्ट। तो आफ्टर इंपैक्ट अगर इसको देखोगे, ठीक है, अगर आफ्टर इंपैक्ट की वेलोसिटीज को अगर आप देखना चाहो तो कैसे, देखो यहां पर अगर आप लोगों से जब बात करेंगे तो यहां से ही इसी एंगल से बन रहा है, तो अगर आप यहां पर देखोगे तो ये आपके पास क्या सर, ये u cos अल्फा भी होगा, और यही क्या होगा सर आपके पास, ये आपके पास v cos थीटा भी होगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपके पास हो जाएगा आफ्टर इंपैक्ट क्या सर, v cos अल्फा v cos थीटा अपॉन में का u cos अल्फा, ठीक है। अगर आपसे क्या पूछेगा, v cos थीटा इक्वल्स टू आपके पास क्या सर, eu cos अल्फा, ये आपके पास है, ये कहां पर है, ये ऑप्शन ए में ये है ना, हाँ ए में ये, तो ऑप्शन ए आपके पास क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहां पर आपके पास ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the tendency of rotation of a body along any axis is called, the tendency of rotation, ठीक है, the tendency of rotation of a body along any axis is called force, movement, torque या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर बोला है टेंडेंसी ऑफ द रोटेशन ऑफ द बॉडी along any axis, that is ये क्या है सर आपके पास, ये आपके पास क्या है सर, यहां पर आपके पास क्या है, ये any axis बोला है, तो सर ये आपके पास किसी भी पॉइंट के या किसी भी एक्सिस के अबाउट ये क्या होता है सर, मूवमेंट हो जाता है।
मूवमेंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पर अगर कपल होगा तो कपल एक जगह पर ही क्या हो सकता है सर, मूव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास कोई सिर्फ मूवमेंट नहीं बोला, कपल तो इस जगह पर ही आपके पास होगा। यहाँ पर एनी एक्सेस थोड़ी ना, लेट सपोज इस एक्सेस के बात कर ले तो इस एक्सेस के अबाउट आपके पास ये मूव नहीं हो पाएगा कपल। जैसे साइकिल का जो पैडल होते हैं, अगर आप उनको ध्यान से देखो, वो एक जगह पर तो रोटेट हो सकते हैं, एक जगह पर तो आपके पास क्या हो सकते हैं, वो रोटेट इस तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप उसको क्या है, उसको अगर आप देखो, उसको अगर आप देखो कोई दूर एक्सेस कर दो, ठीक है, वहीं कर दूर एक्सेस कर दो, तो वहां पर आपके पास उसके अबाउट क्या हो जाएगा, नहीं रोटेट हो पाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर होता नहीं, फोर्स तो सर ये घनघोर गलत है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर हो जाएगा टॉर्क। यहाँ पर आपके पास क्या सर, टॉर्क आपके पास क्या हो जाएगा सर, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द अलजेब्रिक सम, क्या कह रहा है, द अलजेब्रिक सम ऑफ द रिजॉल्व्ड पार्ट्स of a number of forces in given the direction is equal to the resolved part of their resultant in the same direction. This is the principle of, मतलब आपके पास क्या कह रहा है कि बेसिकली आपके पास किसी भी अलजेब्रिक सम पूछा है, अलजेब्रिक सम आपके पास बेसिकली है क्या, किसी भी सिस्टम में जब हम लोग अलजेब्रिक सम निकालते हैं तो वो किस तरीके से निकालते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं हम लोग किस तरीके से, किस मेथड का यूज करके, रेजोल्यूशन का यूज करके, किसका यूज करके, रिजल्टेंट हम लोग निकालते हैं, रिजल्टेंट हम लोग निकालते हैं किससे, रेजोल्यूशन से, ठीक है। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से हम लोग क्या करते हैं, रिजल्टेंट को यहाँ पर निकालते हैं, किससे निकालते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से। तो ऑप्शन भी आपके पास क्या, ऑप्शन भी आपके पास करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए, इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड फॉर, इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग किस लिए यूज करते हैं, स्ट्रेट लाइन के लिए, कर्व्ड के लिए, मोशन अलोंग सर्कुलर पाथ के लिए, ठीक है, या फिर आपसे क्या पूछा है, ऑल टाइप के मोशंस के लिए। चलिए बताइए, अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली वो हमारे पास क्या होती है, यहां पर v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारे पास होती है। ये स्ट्रेट लाइन के लिए तो है ही सर, ठीक है। मोशन अलोंग सर्कुलर पाथ, सर्कुलर की बात करेंगे तो सर हमारे पास क्या है, सर हमारे पास जो है यहां से हम लोग इसको क्या करते हैं सर, एंगल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ओमेगा इक्वल्स टू एंगुलर कंडीशन के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या सर, सर्कुलर पाथ में भी हम लोग बेसिकली वही उन्हीं चीजों को क्या कर लेते हैं, उनको पढ़ लेते हैं, ठीक है। लेकिन कर्व्ड में क्या है, कर्व्ड में ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग उन इक्वेशंस को यूज हमेशा कर ही लेंगे, लेकिन आप बोल सकते हो कि सर्कुलर पाथ है, उसका एक सेगमेंट लेके तो कर्व के अंदर भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर भी यूज कर लेंगे, यहाँ पर भी यूज कर लेंगे, यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्या होती है इक्वेशंस, इसको अगर देखना चाहो देख लो, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है। यहाँ पर आपके पास यहाँ पर होता है थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ये जो है ये किसके लिए है, ये एंगुलर के लिए है, ये एंगुलर कंडीशंस के लिए आपके पास है, ठीक है, ये एंगुलर कंडीशन के लिए, ठीक। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, तीनों के लिए आपके पास, ठीक है, तीनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ पावर इन एसआई यूनिट, पावर की यूनिट एसआई यूनिट में क्या है, बताइए। यार देखो, सेशन को शेयर कर दो यार दोस्तों, अगर नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा है। ठीक है, यहां पर अगर हमसे पूछेगा पावर के लिए कल भी बताया क्या सर, वॉट होती है यूनिट, क्या होती है, वॉट होती है, ठीक है, वॉट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ बीम इज सपोर्टेड मोर देन 2 सपोर्ट, मतलब जिसमें आपके पास 2 से ज्यादा सपोर्ट होंगी तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस बीम, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस बीम। ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत आ गया क्योंकि मुझे ये मैं आपको पढ़ाऊंगा किसके अंदर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर, तो ये कॉन्टिन्यूअस बीम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंपाउंड लीवर,
द लीवरेज ऑफ ऑल सिंपल लीवर्स आर एडेड, मल्टीप्लाइड, सब्सट्रैक्टेड और डिवाइडेड। ठीक है, कंपाउंड लीवर में लीवर जो होंगे सिंपल मैकेनिज्म के, तो सिंपल लीवर्स के, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। भाई देखो ये क्वेश्चन आपके पास ऐसे ही आएंगे। अब आप लोगों को अच्छा लग रहा हो कि नहीं लग रहा हो कि सर कैसे क्वेश्चन आएंगे, भाई बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो यहां पर आपके पास हम लोग क्या करते हैं, जब भी कंपाउंड मशीन्स कंपाउंड लीवर्स को बनाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं भाई, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जितना आपके लिए जरूरी है उतनी चीजों पर हम लोग क्या करते रहते हैं, बात करते रहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्या पूछ रहा है, फोर्स ट्रांसमिटेड टू द फोर्स अप्लाइड। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक फैक्टर होता है, इसको हम लोग आइसोलेशन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, आइसोलेशन फैक्टर बोलते हैं। आइसोलेशन फैक्टर क्या होता है, फोर्स आपके पास ट्रांसमिट कितना हुआ, मतलब आउटपुट कितना आया, और आपने इनपुट कितना दिया। ठीक है, और आपने इनपुट मतलब बेसिकली फोर्स अप्लाई कितना किया, फोर्स आपने अप्लाइड कितना किया। दैट मीन्स ये जो है आपके पास क्या है सर, ये आपके पास आइसोलेशन फैक्टर है। ये क्या है आपके पास, आइसोलेशन फैक्टर है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से क्या कह रहा है, लेट देर आर टू फोर्सेस नेमली ए एंड बी। ठीक है, हैविंग एंगल बिटवीन, जो डायरेक्टली फॉर्मूला ही है, हैविंग एंगल बिटवीन थीटा, मतलब ए और बी है, जैसे लेट सपोज कुछ ए पॉइंट है, इनके बीच में थीटा है, लेट सपोज ये ए है, ये बी है। ठीक है, इफ द रिजल्टेंट इज आर, रिजल्टेंट आपके पास आपको पता है आर है। अब वो कैसे बनेगा, वो आपको यहाँ पर मैंने जब पढ़ाया था, वो मैंने आपको कंप्लीटली चीजें बताई थी, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर विद रिस्पेक्ट टू ए। बट अब ये बताना है कि जो ए से आपके पास एंगल है, ये कौन सा एंगल होगा। अल्फा ले लेते हैं, अल्फा ले लो, तो यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, कैसा निकालते हैं, टेन अल्फा इक्वल्स टू आपके पास क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग करते हैं क्या सर, यहाँ पर देखो किस तरीके से निकाला जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है। ठीक, तो आपके पास जो ये F2 है, वो यही F2 बी आपके पास, सॉरी ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आपके पास क्या होता है, यहाँ पर आपके पास ये जो है क्या होता है सर, इसके कंपोनेंट टूटे जाते हैं। ठीक, मतलब आपके पास ये थीटा है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा सर, ये बी कॉस थीटा हो जाएगा, और ये आपके पास बी साइन थीटा हो जाएगा। आपको पता है भाई टेन का मतलब क्या, लाल बटा कक्का, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ये टोटल। तो यहां से अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या है भाई, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, ये ढूंढो जहां पर आंसर हो वो टिक मार दो। ए प्लस बी साइन थीटा, बी कॉस थीटा, ये आपके पास ऑप्शन बी आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ये सब चीजें पढ़ाई हुई हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके हैं, सो दैट यहां पर समय नहीं ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर द एक्शन, ठीक है क्या कह रहा है, अंडर द एक्शन ऑफ विच सेट ऑफ फोर्सेस विल बी इक्विलिब्रियम। यहां पर कौन से सेट ऑफ फोर्सेस क्या होंगे, इक्विलिब्रियम के अंदर होंगे। टू अनइक्वल पैरेलल फोर्सेस, देखो पैरेलल फोर्सेस तो इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं सकते। ठीक है, मतलब इक्वल है, अनलेस इक्वल है तब। ठीक है, पैरेलल नहीं हो सकते, पैरेलल फिर भी नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि बीच में कुछ डिस्टेंस होगी। यहाँ पर बेसिक डिस्टेंस मतलब क्या, थोड़ा सा बैलेंस नहीं होगा सिस्टम आपका। पैरेलल अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो बेसिकली आपके पास हो सकते हैं। इक्वल एंड पैरेलल तब भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अनइक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस नहीं हो सकते। आपके पास टू इक्वल भी हो और अपोजिट फोर्सेस भी हो, दो इक्वल हो और अपोजिट फोर्सेस हो, दैट मीन्स तभी आपके पास क्या होगा, तभी आपके पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनेगी। इक्विलिब्रियम का कंडीशन मतलब आपके पास अल्टीमेटली अगर हम लोग बात करें कि स्टैटिक कंडीशन की अगर हम लोग चर्चा यहाँ पर कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, देखो ये जेपीएससी में आया हुआ, आपसे बोला कि जितने भी क्वेश्चन हुए हैं ना, जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, चाहे झारखंड में हुए हो, चाहे दिल्ली के अंदर हुए हो, चाहे आपका आरआरबी के अंदर हुए हो, चाहे आपका बिहार के अंदर हुए हो, सारे क्वेश्चंस को एक जगह पर समेटा है और उन्हीं की प्रैक्टिस मैं आप लोगों को करा रहा हूं। देखो क्या कह रहा है, इफ अ बॉल विच ड्रॉप्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 2.25 मीटर, मतलब एच बराबर कितना है, 2.25 मीटर आपके पास क्या है, यहां से बॉल को ड्रॉप किया। ठीक है, ये ऑन होगा ना, ये ऑन होगा।
ऑन अ स्मूथ फ्लोर अटेन द हाइट ऑफ द बाउंस इक्वल्स टू द 1 मीटर। मतलब ये आपके पास क्या होगा सर, ये आपके पास बाउंस जो हो गई बेसिकली, ये तो इनिशियल लेंथ थी और जो फाइनल लेंथ आपके पास कितनी हो गई, बाउंस हो गया कितना, 1 मीटर से। इतनी ऊपर से बॉल को छोड़ा, बॉल टकराने के बाद इतना ऊपर उठ गई। द कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन सर कैसे निकालेंगे, अगर हाइट का केस दिया होता है वैसे तो आपके पास कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसे निकलता है, बिफोर इंपैक्ट अपॉन में आफ्टर इंपैक्ट। तो यहां पर भी वही है, लेकिन यहां पर हाइट के रिस्पेक्ट में है, तो यहां पर बस एक चीज करते हैं, हाइट वाला जब भी केस आता है तो रूट लगा देते हैं, बिफोर आफ्टर इंपैक्ट बिफोर इंपैक्ट। तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, 1/2.25। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ऊपर हो गया 100, ऊपर हो गया 100, नीचे कितना, ऊपर आ जाएगा 10 और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपके पास 25 है। 25 है, ये निकलेगा नहीं, ये निकल नहीं पाएगा। 10 वैसे, सॉरी ये 15 हो जाएगा ना, हाँ 15 हो जाएगा ना, सीधे सीधे सॉरी 15 हो जाएगा ना। तो यहाँ से आप अगर 15 को देखोगे तो 90, 15×6 = 90, ठीक है, 15×6 = 90, 15×6 = 90, यही चीज चलती रहेगी। तो 0.67, ठीक है, 0.67 आंसर है, बिल्कुल है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी का। यहाँ आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पर लिख देते हैं 0.667, ये आपके पास इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा, यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन जबरदस्त, ये भी क्वेश्चन क्या है, जबरदस्त। ये भी क्वेश्चन जबरदस्त है, ठीक है। क्या कह रहा है, अ ब्लॉक इज अ केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड सरफेस। एक ब्लॉक जो है उसको हम लोगों ने फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड सरफेस पर रखा है, जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, 60 डिग्री है। द इंक्लिनेशन इज अ गिवन एक्सेलरेशन ए टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी, ठीक है। मतलब यहां पर आपके पास एक्सेलरेशन लग रहा है कुछ ए, जिससे ब्लॉक हमारे पास क्या सर, स्टेशनरी कंडीशन में है, ठीक है। तो ए की वैल्यू बता देनी है, ए की वैल्यू बतानी है। देखो यहां पर सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये इसका कुछ वेट है नीचे, अब यही पर मैं बना दे रहा हूं, इसका वेट कुछ नीचे की तरफ लग रहा होगा, मतलब सर जी कुछ mg लग रहा होगा, बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अब मैं बोलूंगा कि ठीक है, ये अगर mg यहां पर लग रहा है तो तुम इसके कंपोनेंट ब्रेक करोगे, कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो यहां पर आपके पास इधर कंपोनेंट कौन सा आएगा, देखो यहां पर ग्राफ उल्टा बना है, ठीक है, उल्टी उल्टी फिगर बनी हुई है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा तुमको, ठीक है। इसको रिस्पेक्ट भी ले, इसके रिस्पेक्ट में भी चीजें रखनी पड़ेंगी, ठीक। तो यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर अगर आप देखोगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास अगेन ये तो mg sin थीटा है ही सर, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये आपके पास नीचे की तरफ क्या हो जाएगा सर, कुछ यहां पर mg cos थीटा हो जाएगा, mg cos थीटा हो जाएगा। लेकिन ठीक है, लेकिन एक चीज मुझे बताओ, ठीक है, लेकिन एक चीज मुझे बताओ, यहां पर जो ए लग रहा है, ठीक है, ए लग रहा है, तो अगर ए इस साइड लग रहा है तो फोर्स कुछ सर इस तरफ आ रहा होगा, F इक्वल्स टू मतलब एम ए जो है वो कुछ इस तरफ आ रहा होगा, बोलोगे बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल भी तो कितना होगा, अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल अगर आप यहां से देखोगे तो ये एंगल भी 60 होगा, बोलो बिल्कुल सही बात है सर। अगर ये भी, ये 60 कैसे, ध्यान से देखना, अगर ये आपके पास लगा, इसके पैरेलल की बात करोगे, इस तरीके से बात करोगे तो ये भी एंगल आपके पास इंक्लाइंड सरफेस है तो 60 बनेगा, बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है 60 बनेगा। और अगर ये 60 बना, ये आपके पास क्या है यहाँ पर mg, सॉरी ठीक है mg, यहां पर अगर ये 60 बना तो इस केस में देखो क्या हो जाएगा, अगर ये 60 बना कैसे, ये 60 बना तो इंक्लाइंड सरफेस आपके पास क्या हो गई सर, ये हो गई, तो ये 60 आपके पास इसके बीच का एंगल बनाएगा, इसके बीच का ये बनाएगा, तो सर ये वाला जो एंगल चला जाएगा ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा mg, सॉरी mg नहीं, यहाँ पर ma cos 60। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ma cos 60। अब mg ma cos ma इसका वर्टिकल कंपोनेंट कहां पर आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट इसका इस तरफ ही आएगा, क्योंकि ये निगेटिव साइड में जा रहा है, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर ma sin 60। अब अभी इन फ्यूचर क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अभी फिलहाल ये इक्वेशन, ये बेसिक फंडामेंटल जो है वो तैयार हो गया। पूछा किसकी वैल्यू है, पूछा वैल्यू है ए की, ठीक है, पूछी वैल्यू है ए की। तो तुम्हारे पास ये दो बैलेंस करने के लिए है,
ये दो चीजें बैलेंस करने के लिए हैं, ठीक है। तो अगर सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा अगर मैं तुमसे बोलूं यहां से लिख दो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, दैट मीन्स तुमने क्या लिख सकते हो, एम जी साइन 60 इक्वल्स टू तुम्हारे पास क्या है सर, एम ए कॉस 60, तुमको ये पता है, ठीक है, तुमको ये पता है कि सर ये हमारे पास है। देखो एम से एम खत्म हो जाएगा, बोलो कि सर बिल्कुल सही बात है, ए की वैल्यू निकालनी है तो सर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, जी साइन 60, जी आपके पास देखो, अब यहां पर साइन 60 रखो मत साइन, चलो रख लो साइन 60, या फिर आपके पास क्या कॉस 60, ठीक है कॉस 60। अब साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा सर, ये आपके पास होता है टेन थीटा, ये आपके पास क्या सर टेन थीटा, ठीक है जी टेन थीटा। तो अगर a इक्वल्स टू, अगर a इक्वल्स टू यहां से क्या आ रहा है, जी टेन थीटा, टेन 60 आ रहा है, और टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 60 की वैल्यू होती है बेटा कितना, अंडर रूट थ्री जी। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट थ्री जी आ गई। बस यही आंसर था, ऑप्शन सी मान लो इसको, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन, आधी जनता गलत करेगी और था कुछ नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। बस ये डायरेक्शन समझनी थी, क्योंकि क्यों, देखो यहां पर आपसे बोला भी है कि एक्सेलरेशन ए जो कि ब्लॉक को स्टेशनरी रख रहा है, तो सर फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, एक्सेलरेशन लगता, तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा। अगर ये स्टेशनरी प्लेट है और इसके पैरेलल ही ये लग रहा है, तो इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, बोलोगे 60 हो जाएगा। दैट्स व्हाई यहां पर हम लोगों ने कुछ इस तरीके से इसको ब्रेक किया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट थ्री जी। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास क्या है, ये बेसिकली एमपीपीएससी का पेपर है, ये क्वेश्चन आपके में आएगा नहीं, ठीक है। ये एफएफ का क्वेश्चन है बेसिकली, मतलब देख लो इसमें बेसिकली आपको, आपके पास क्या है, आपके सिलेबस में आएगा नहीं, ठीक है। मतलब ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है अगर आपके पास बनेगा, क्योंकि इसमें दो तीन क्वेश्चन है और ये मैकेनिकल का, कोर मैकेनिकल का क्वेश्चन है, ठीक है। कोर मैकेनिकल का क्वेश्चन है, ये आपके जनरल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो जनरल इंजीनियरिंग का नहीं है, ये कोर मैकेनिकल का क्वेश्चन मैंने रख दिया है, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है, एक बार आप लोग ट्राई करिएगा, और फिर जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में बता दूंगा, आप लोग इसको एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, अ गर्ल स्टैंडिंग विद अ गर्ल स्टैंडिंग विद अ stretched hand and the center of platform is rotating about its central axis, the kinetic energy आपके पास kinetic energy दे रखी है, the kinetic energy आपके पास पहली कितनी है, 90 किलो जूल है, ठीक है। the girl is now fold his arm, the moment of inertia is 1/4, मतलब यहां पर आपके पास I1 कितना दे रखा है, I1 दे रखा है, अगर आपके पास I1 लेट सपोज दे रखा है I, तो इसने बोला है यहां से क्या सर, I2 जो है वो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है, 1/4, ठीक। द काइनेटिक एनर्जी सिस्टम, मतलब द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पूछा है, काइनेटिक एनर्जी दूसरे केस में क्या हो जाएगा। अब होता क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन बात करोगे तो आपके पास क्या होता है, देखो आपके पास जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं वी आर, ठीक है, हम लोग लिखते हैं वी आर, ओमेगा इक्वल टू वी आर, ठीक है। यहां पर आपके पास क्या है, वी इक्वल टू आर ओमेगा। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ से बात करते हैं, ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की, तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं आई ओमेगा इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक। मतलब ये सेकंड केस है, ये आपके पास फर्स्ट केस है, ठीक, ये आपके पास है, ठीक। मतलब इसको मान लो, बस इसको आपके पास क्या कर लो, ये कंजर्वेशन ऑफ जो है बेसिकली आपके पास क्या, ये आपके पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपके पास है, अगर नहीं याद रखना कोई बात नहीं, क्योंकि यहां से बेसिकली होगा क्या, जो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है, अब बोलो सर काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, वो तो हाफ एम बी स्क्वायर होती है, लेकिन देखो यहां पर आपके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में पूछ दिया जाता है, तो ये आपके पास होता है आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, आई ओमेगा स्क्वायर बाई 2, ये आपके पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है। दोनों का रेशियो निकाल दो, ठीक है, दोनों का रेशियो निकाल दो, समझ में आ जाएगा क्या हो जाएगा, आई1 ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ I2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक, ये आपके पास होगा, ये आपके पास होगा, ठीक। अभी आपको जो मैंने आपको कंजर्वेशन वाला जो फॉर्मूला बता रहा था एनर्जी कंजर्व का, ठीक है, एनर्जी आपके पास कंजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है, उससे एक चीज तुमको बता रहे थे, वो इसीलिए जरूरत थी कि I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2,
ठीक, यहां से अगर तुमसे मैं बोल दूं कि ठीक है I1 I2 की वैल्यू निकाल दो, ठीक है I1 I2 की वैल्यू निकाल दो या ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू निकाल दो, तुम निकाल सकते हो क्या? बोलो बिल्कुल निकाल सकते हैं। ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 निकालोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, I2 बाई I1 हो जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आपके पास निकल कर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब इसको पुट करोगे जरा अगर यहाँ पर, तो काइनेटिक एनर्जी पहली दे रखी है 90, ये आपके पास क्या काइनेटिक एनर्जी 2 आपको बतानी है सेकंड वाली, हाफ से हाफ चला ही जाएगा, तो आपके पास क्या बचा सर I1 बाई I2 इंटू ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा I2 स्क्वायर अपॉन में क्या सर I1 का स्क्वायर, ठीक। अब ये आपके पास आ गया, तो ये आपके पास ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो यहां से अगर आप देखोगे तो यहां से आपके पास क्या बचा, 90 डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल्स टू I2 बाई I1, आपके पास ये बच रहा है, ठीक है। I2 कितना हो रहा है सर, ये हो रहा है I/4, ये क्या हो रहा है सर I/4 हो गया, ये कितना हो गया सर, ये I हो गया, तो सर ये कट गया। तो काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करा जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी, तो यहां से आपके पास 90 इंटू 4, 90 इंटू 4 का मतलब क्या सर 360 किलो जूल आपके पास क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास अगर आपके पास 4 वोल्ट होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, आपके पास 4 गुनी हो जाएगी। ये मैं आपको डायरेक्टली भी बता सकता था, लेकिन मैंने क्या करा, आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। लेकिन मैंने आप लोगों के साथ क्या किया भाई, इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। तो इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अच्छे तरीके से इसको समझिएगा। जबरदस्त क्वेश्चन है, इस पर 3 स्टार लगा लो, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है जनरल आपका झारखंड में आपके पास पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या कह रहा है, ये कॉमन क्वेश्चन है तो इस वजह से इस तरीके का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कौन कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन सी यूनिट जो है वो कन्वर्ट करती है, ठीक है। सर्किट ब्रेकर, फ्यूज, रिले या फिर अल्टरनेटर, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल आपके पास क्या है, जब शाफ्ट जनरेटर की अल्टरनेटर की शाफ्ट जो है जब घूमती है, देन आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। ये कोई बताने वाली बात नहीं है, ये आप लोग सभी लोग देखते भी हो। जनरेटर आप लोगों ने देखा, शाफ्ट को रोटेट होते देखा, वो हैंडल देखा होगा जिसमें हम लोग क्या करते थे, हैंडल को होल्ड करके हैंडल को रोटेट करते थे। हैंडल को रोटेट करने की वजह से क्या होता है, शाफ्ट रोटेट हो जाती है, शाफ्ट रोटेट हो जाती है, दैट्स व्हाई हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होने लगती है। तो अल्टरनेटर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिजाइन के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन है। चलो फिलहाल मैं आपको बता देता हूं, स्क्रू जैक की मैक्सिमम एफिशिएंसी, ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए। स्क्रू जैक की कभी भी मैक्सिमम एफिशिएंसी पूछता है तो अल्फा इक्वल्स टू 45, ठीक है, 45 माइनस 5/2 माइनस 5/2, ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए आपके पास होगा, ठीक। ये मैक्सिमम एफिशिएंसी आपके पास होगा, ठीक ठीक। अगर सिर्फ एक केस के लिए पूछे, ठीक है, कि सिर्फ एक केस के लिए पूछ देगा, ठीक है, मतलब एक एंगल देखे, तो आपके पास क्या सर 1 माइनस साइन 5, कई बार ये भी दे रखा है 1 माइनस साइन 5 अपॉन में 1 प्लस साइन 5, ये भी आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों में से कुछ भी आपको दे सकता है, इन दोनों में से कुछ भी दे सकता है। तो अभी तो फिलहाल ये वाला दिया है तो ये वाला पूछा है, अगर ये पूछेगा तो फिर ये भी पूछ सकता है। दोनों मैक्सिमम केस की है, दोनों मैक्सिमम केस की ही बात कर रहा है, दोनों मैक्सिमम की केस की बात कर रहा है, ठीक है। अब आपसे कौन सी किस तरह से पूछना चाह रहा है वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है, तो दोनों फॉर्मूलेस को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस मतलब आई थिंक 5-7 क्वेश्चन और बचे होंगे जिनको हम लोग करके सेशन को सम अप करेंगे। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन आ गया, चलो कोई नहीं, यहाँ पर समझ लेते हैं क्या कह रहा है। A thin cylindrical shell, a thin cylindrical shell of diameter d, length L is subjected to an internal pressure P. Circumferential stress क्या पूछा है, थिन सिलेंड्रिकल सेल, सिलेंडर की बात किया है, देखो सिलेंडर की बात किया है, देखो सिलेंडर में आपके पास क्या होता है भाई, सरकमफ्रेंशियल भी निकालोगे, सरकमफ्रेंशियल भी चीजें निकालोगे, और क्या निकालोगे, और जो है वो तुम यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल चीजें भी निकालोगे, लॉन्गिट्यूडनल चीजें भी निकालोगे। तो सिलेंडर के केस में ध्यान रखना, सिलेंडर के केस में अगर सरकमफ्रेंशियल की बात करें, सरकमफ्रेंशियल को ही क्या बोलते हैं, हुप भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, हुप भी बोलते हैं, ठीक। तो इन दोनों का आपके पास क्या सर, सिग्मा एच अपान में क्या सर हमारे पास PD/2T होता है। यहां से अगर आप देखोगे लॉन्गिट्यूडनल में सिग्मा एल इक्वल्स टू PD/4T होता है, ठीक है। अगर यही केस स्फीयर के लिए पूछ दिया जाएगा तो स्फीयर में आपके पास क्या होता है, कोई भी बॉल है उसके अंदर कोई भी सरकमफ्रेंस नहीं, उसके अंदर सॉरी कोई भी लॉन्गिट्यूडनल चीज नहीं होती है, तो वहां पर ओनली सरकमफ्रेंशियल होता है, और ये क्या होता है, सिग्मा एच या सिग्मा सी जो भी बोलना चाहो, ये PD/4T होता है। क्या होता है, PD/4T
होता है। आपके लिए बस यही जरूरी है, बस आप लोग इसको ही ध्यान रखना। यहाँ पर आपके पास क्या पूछा है, सिलेंडर के लिए, सिलेंडर के लिए पूछा है तो पी डी बाई टू टी, अगर यहीं पर स्फेयर के लिए पूछ देता तो पी डी बाई फोर टी हो जाता। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है करेक्ट, ये ध्यान रखना, ये लॉन्गिट्यूडनल का है सिलेंडर के केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पावर प्लांट द मैक्सिमम एनर्जी लॉस्ट इन, मैक्सिमम एनर्जी कहां पर लॉस्ट होती है। ठीक है, पंप में, इन्वायरमेंट में, आपके पास बॉयलर में, कंडेंसर में, ये कुछ क्वेश्चन मिक्स हो गए हैं। ठीक है, बट कोई नहीं, इसको आप लोग क्या करिएगा भाई, देखिएगा। ठीक, बाकी हम लोग इस पर बात करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी कहाँ लॉस्ट होती है भाई, आपके पास कंडेंसर में। जब आपके पास क्या होता है सर, कूलिंग, कूलिंग की बात आती है तो कंडेंसर में मैक्सिमम एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। बस आप लोग अभी इतना ध्यान रखिए, जब इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में थर्मोडायनेमिक्स और उसके एप्लीकेशन को, तब इसको इन चीजों को डिस्कस कर लेंगे, इनके क्वेश्चन तब देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेंटली डिफाइन द मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज एमए क्या होता है, ये तो बचपन से पढ़ रहे हो, ये तो बचपन से पढ़ रहे हो। ठीक है, मतलब आपके पास क्या भाई, आपको पता है कि सर आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट, तो यहां पर क्या कह रहा है। ठीक है, आउटपुट फोर्स टू आउटपुट इनपुट टॉर्क एट एनी इंस्टेंट। दूसरा क्या बोल रहा है, मैकेनिज्म इज द रेशियो ऑफ द इनपुट फोर्स आउटपुट फोर्स, ये गलत है। द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द मैकेनिज्म इज द रेशियो ऑफ द आउटपुट फोर्स और टॉर्क टू द इनपुट फोर्स टॉर्क एट एनी सिस्टम। यहाँ पर एडिशन वर्ड दिया था। ठीक है, यहाँ पर एडिशन वर्ड दिया था, बट यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर रेशियो होता है। क्या होता है, रेशियो होता है। दैट्स व्हाई ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर रेशियो है, बट यहाँ पर इनपुट का आउटपुट का रेशियो है। और रेशियो होता क्या है, ये होता है आउटपुट टू द इनपुट का रेशियो होता है। क्या होता है, आउटपुट टू द इनपुट का रेशियो होता है। दैट्स व्हाई ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका एमपीपीएससी में शायद आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये आपको इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग डायरेक्टली वाले हैं वो उनको याद कर लो, बाकी तो इस पर कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, फॉर्मूले आप लोग याद कर लो, क्योंकि अगर इनको पढ़ने के लिए जाओगे, हो सकता है मैकेनिकल वालों को ये पार्ट आता हो बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन अगर सिविल वाले या फिर इलेक्ट्रिकल वाले हैं, आप लोगों को नहीं आता, तो डायरेक्टली जो क्वेश्चन आए हैं उनको आप मगअप कर लो। ठीक है, सबसे बेहतर है, क्योंकि इनमें अगर आप इनके कॉन्सेप्ट में एनर्जी वेस्ट करोगे, दैट मीन्स फिर फंस जाओगे। ठीक है, फिर क्या हो जाओगे, फिर फंस जाओगे, चीजें बहुत ज्यादा हो जाएंगी और फिर वो आप उसको समेट नहीं पाओगे। ठीक है, ये बेसिकली पूछा गया है सेंटर कोऑर्डिनेट एक्स वाई के इन अ सेमी इलेप्टिकल एरिया। डायरेक्टली ये आपके पास कोऑर्डिनेट होते हैं सेमी इलेप्टिकल एरिया के। एक्स जीरो पे रही है तो एक्स जीरो पे रहेगा, वाई आपके पास क्या होगा सर, 4b, आपके पास 3 पाई, ये आपके पास 4b 3 पाई और आपके पास 4। ठीक है, चलो क्या कह रहा है, इफ द लाइन ऑफ ऑल फोर्सेस सिस्टम लाइज, ये आपके पास क्या होगा, ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, सिस्टम लाइज ऑन द सेम प्लेन, तब आपके पास इसको क्या बोलते हैं, जहां आपके पास फोर्सेस जो हैं एक ही प्लेन में लाई करते हैं, एक ही प्लेन में लाई करेंगे तो क्या सर, उनको बोलते हैं हम लोग क्या सर, कोप्लेनर फोर्स। क्या बोलते हैं, कोप्लेनर। तो कोप्लेनर कहां पर है सर, ऑप्शन ए में ही है। कंकरेंट का मतलब, ए आंसर आपके पास करेक्ट हो जाएगा, लेकिन कंकरेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है मीट एट अ पॉइंट। ठीक है, मीटिंग करें एट पॉइंट पर। ठीक है, मतलब यहां पर आपके पास क्या हो, नॉन कोप्लेनर, जो एक प्लेन में ना हो, पैरेलल, तो दो फोर्सेस पैरेलल हो। अब यहां पर अपोजिट भी हो सकते हैं या फिर लाइक भी हो सकते हैं, एक तरफ भी हो सकते हैं या एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यहां पर आपको दिखाया गया है, ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फिगर। यहां पर दिखाया गया ये F1 जो है, ठीक है, ये F1, ये आपके पास F2, ठीक है, ये डायग्राम देके ही पूछा गया था, ये F3। ठीक, ये आपसे क्या है, ये पूछा है कि अब यहां पर आपको बताना है कि ये फोर्सेस जो है वो किस उसमें है। ठीक है, ये फोर्सेस आपके पास किस कंडीशन के अंदर है। तो यहां पर देखो आपके पास एक फोर्स इस प्लेन में मान लो, इस प्लेन में मान लो, इस प्लेन मान लो, या इसमें मान लो, इसमें मान लो, या इसमें मान लो, मतलब सारे फोर्सेस क्या हैं आपके अलग अलग हैं। लेकिन ये देखो, ये तीनों फोर्स एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, तो मतलब ये फोर्स कैसे हो गए सर, नॉन कोप्लेनर तो हो गए, अलग अलग जगह पर तो लगे हुए हैं, लेकिन सर ये मीट कर रहे हैं एक जगह पर। मीट करेंगे तो सर कंकरेंट हो जाएंगे, मीट करेंगे तो सर कंकरेंट हमारे पास हो जाएंगे। तो नॉन कोप्लेनर कंकरेंट, नॉन कोप्लेनर कंकरेंट, तो नॉन कोप्लेनर कंकरेंट है कहीं सर, ऑप्शन बी दिख रहा है, ऑप्शन बी दिख रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है,
ये कंप्लीटली फिजिक्स का क्वेश्चन है। ये कंप्लीटली फिजिक्स का क्वेश्चन है। अ प्लेनेट हैविंग मास एंड रेडियस हाफ ऑफ द अर्थ, मतलब एक प्लेनेट है जिसका मास क्या है, रेडियस के मास से, आपके पास सॉरी, मास जो है, मास और रेडियस जो है वो हाफ है अर्थ से, विल हैव अ वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट ऑन अर्थ। अर्थ के रिस्पेक्ट में आपके पास वहां पर ग्रेविटी क्या होगा, ठीक है, ग्रेविटी क्या होगा, ठीक है, जल्दी से बताइए। बस एक दो क्वेश्चंस और हैं, ठीक है, फिर उसके बाद सेशन आपका समाप्त हो जाए। एक दो क्वेश्चंस और हैं, ठीक है, आई थिंक 65 या 66 क्वेश्चन हैं, बाकी सारे हम लोग देख चुके हैं, तो इन दोनों क्वेश्चंस को अभी कर लेते हैं और इसको समाप्त कर लेते हैं। देखो यहां से अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो आपके पास क्या है सर, आपके पास लेट सपोज एग्जांपल के तौर पे हम लोग मतलब मास ऑफ अर्थ हमारे पास क्या है, मास ऑफ अर्थ अगर हम लोग बात करें तो सर हमारे पास क्या है सर, दैट इज ME, ठीक है। ठीक, अगर हम लोग किसी भी प्लेनेट के बारे में बात करें, मास ऑफ प्लेनेट, कोई भी प्लेनेट बोला है तो मास ऑफ प्लेनेट अगर आपसे बोला है, दैट मींस हम लोग क्या मान लें सर, MP मान लें, ठीक है, MP मान लें, ठीक। अब यहां पर बोला क्या है, ठीक है, यहां पर जो है वो बोला क्या है, MP जो है ये कितना है, ये ME/2 है, बोलोगे सर बिल्कुल सही, सॉरी ME/2 है, बोलोगे बिल्कुल सही, ठीक। अब यहां से अगर हम लोग बात करें रेडियस की, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ की बात करेंगे, दैट इज हमारे पास क्या सर, RE है, ठीक है। तो अगर रेडियस ऑफ प्लेनेट, अगर हम लोग कोई भी प्लेनेट लिया है, रेडियस ऑफ प्लेनेट अगर हम लोग ले लें, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा सर, ये हमारे पास अगर सर यहां से हो गई क्या, RP, तो यहां पर अगर RP की वैल्यू निकालना चाहोगे तो RE/2 बोलोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है, ठीक है, एज्यूम द कांस्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फॉर द बोथ प्लैनेट, मतलब आपके पास क्या कह रहा है, GE जो है वो किसके बराबर है, GP के बराबर है, ये दोनों किसके बराबर है, G के बराबर है। अभी ये बोल दिया है, ठीक है, अभी ये क्या है, बोल दिया है, ठीक है, अभी इन्होंने बोल दिया है कि ग्रेविटेशन आपको इतना लेकर चलना है। अब यहां पर जब हम लोगों ने क्या पढ़ा, जब हम लोगों ने रूल पढ़े, आपके गैलीलियो कैलिपर, सॉरी कैपिलर, ठीक है, इनके जो है रूल्स पढ़े थे, तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन आता था कि G इक्वल्स टू आपके पास जो GE है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ये हमारे पास क्या होता है सर, GME अपॉन में क्या सर, R², ये हमारे पास होता था अर्थ के लिए, ठीक है, ये अर्थ के लिए होता था। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, प्लेनेट के लिए बना लें, तो GP इक्वल्स टू हमारे पास क्या सर, GP इक्वल्स टू GMP अपॉन में क्या सर, GMP अपॉन में क्या सर, RP², ठीक, ये हमारे पास है। तो अगर हम लोग यहां पर वैल्यू रखें तो G इक्वल्स टू हमारे पास क्या सर, ME/2 डिवाइडेड बाय RE/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर यहां से बात करोगे तो GP, तो अगर आप यहां से देखो तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और ये आपके पास 1 कट जाएगा, तो दैट मींस यहां से आपके पास 2 ऊपर चला जाएगा, तो बचेगा क्या, GME अपॉन में क्या सर, आपके पास RE, ठीक। ये टर्म आपके पास क्या है, बोलोगे सर ये टर्म तो अभी GE लिखा, तो GP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, GP इक्वल्स टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ GE, GP इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ GE। तो यहां पर क्या हुआ है, ग्रेविटी क्या हो गई है, ग्रेविटी आपके पास डबल हो गई है, ग्रेविटी क्या हो गई है, ग्रेविटी आपके पास डबल हो गई है, ग्रेविटी क्या हो गई है भाई, ग्रेविटी आपके पास डबल हो गई, ठीक है। दैट मीन्स ग्रेविटी डबल हो गई है, तो आपके पास कुछ ये कंडीशन आपके पास निकल कर आ जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है, GME अपॉन R², ठीक है, ठीक। ये आप फॉर्मूला यूज करोगे, वहां पर 2 M रहते हैं, GM1 M2, या फिर आप एक ही M यहाँ पर काउंट कर लो, क्योंकि आपके पास एक ही चीज दे रखी है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजल्टेंट ऑफ एनी 2 फोर्सेस फाउंड बाय द पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम जो है, जब फोर्स निकालने होते हैं तो हम लोग क्या मानते हैं कि वो हमारे पास कैसे फोर्स हैं, कोलिनियर 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 है भाई, कोलिनियर तो होंगे नहीं, एक लाइन में तो फोर्स होते नहीं, क्या होते हैं फोर्सेस हमारे नॉन कोलिनियर होते हैं, BD में से आंसर करेक्ट होगा। अब अगर ये दोनों फोर्सेस जो है आपके पास एक पॉइंट पर मीटअप कर रहे हैं, मीटअप करेंगे तो नॉन कंकरेंट हो सकते हैं क्या, बोलोगे सर नहीं हो सकते हैं, तो क्या हो जाएगा सर, कंकरेंट होंगे, मतलब एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, दैट इज ऑप्शन बी, क्या है सर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपका मैकेनिक्स वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट
कल बीपीएससी की क्लास नहीं रखते हैं फिर, ठीक है, कल बीपीएससी की क्लास जो है वो नहीं रखते हैं। कल जो है वो क्लास रख ले लेते हैं आपके उसकी, ठीक है, आरआरबी वालों की, ठीक है, फिर परसों से बीपीएससी क्लास पाएंगे। यहां पर आपको सिस्टम दिया है, अब इसमें बताना है आपके पास कैसा। अब देखो यहां पर आपके पास कैसा है, ये सिस्टम दे रखा है, बताना सिस्टम कैसा है। कोप्लेनर है भाई, नहीं है। नॉन कोप्लेनर, तो कोप्लेनर वाले खत्म कर दो, नॉन कोप्लेनर है। पैरेलल फोर्सेज हैं, पैरेलल फोर्सेज हैं कहीं पर, ठीक है सर, नहीं है, तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेज है। नॉन कंकरेंट भी है, नॉन पैरेलल फोर्सेज भी हैं, ठीक है। मतलब यहां पर जितने भी फोर्स सिस्टम दे रखे हैं, 64 हो गए ना, हाँ, यहाँ पर आपके पास जितने भी फोर्स सिस्टम दे रखे हैं ये अलग अलग प्लेन में है, ठीक है, अलग अलग प्लेन में है, ठीक। और ये आपके पास पैरेलल भी नहीं है, ठीक है, सारे पैरेलल भी नहीं है ना, एक जगह पर मीट कर रहे हैं ना, आपके पास पैरेलल है। तो ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अब बोलो सर ऑप्शन बी क्यों नहीं हो सकता? भाई ऑप्शन बी में इंफॉर्मेशन अधूरी है, ऑप्शन बी कंप्लीट नहीं सही है, ऑप्शन बी में इंफॉर्मेशन जो है वो कम है। सो दैट इस वजह से ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, सो दैट ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन। Based on two statement, a point where the whole body is as whole weight of the body is assumed at center of gravity. For non-homogeneous plate, the coordinates for the center of gravity and the centroids area is the same. यहां पर बोला है कि आपके पास नॉन यूनिफॉर्म बॉडी के लिए आपके पास जो है वो सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होते हैं? सेम होते हैं। भाई ये तो बकवास बात है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड कैसे सेम हो जाएंगे? दोनों की कंडीशन अलग अलग होती है, ठीक है। तो सर ये तो गलत बात है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, दूसरा गलत है, तो आपके पास ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी, ए करेक्ट है और बी गलत है। स्टेटमेंट बी जो है वो गलत है, स्टेटमेंट ए सही है, तो आपके पास ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट आंसर, ठीक है। तो भाई ये आपका यहाँ तक डन, दैट मीन्स यहाँ पर आपके पास क्या हो गया है? मैकेनिक्स आपकी डन, ठीक है, मैकेनिक्स आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक। अब जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम लोग शुरू करेंगे, सोम जो है वो स्टार्ट करेंगे, सोम पर बातचीत, सोम पर चर्चा परिचर्चा को करेंगे बहुत जल्दी, ठीक है। सोम से चर्चा परिचर्चा की तरफ चल के फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, फिर हम लोग आगे की तरफ जो है वो बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए तो सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं फिलहाल के लिए। मुलाकात आपसे होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप लोग, ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बाकी अब आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इसमें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बाद फिर हम लोग एफएम पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस हैं जनरल इंजीनियरिंग में, आपको सारे जितने भी तरीके क्वेश्चंस आते हैं वो सभी करा दूंगा, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू क्लास।